नमस्कार, जी बिजनेस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बजट नजदीक है और हम सेक्टर स्कैन करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से ही शुरुआत करते हैं और वो अदानी पावर के संदर्भ में है। अब देख सकते हैं एकदम से स्टॉक प्राइस पे ऊपरी सिरों पर दबाव बना है। 10% के आसपास का क्रैक पड़ चुका है, 35 रुपए पे पहुंचा है, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर 3 में 478 करोड़ का घाटा बुक किया है स्टैंड अलोन बेसिस पे, और यह अनुमान से बहुत ज्यादा है। कंसोलिडेटेड घाटा जो है वो 325 करोड़ और इनफैक्ट अगर वैन बाय कंपेयर करें तो 104 करोड़ का मुनाफा था कंसोलिडेटेड बेसिस पे। एबिटा यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया और आय में भी ड्रॉप है, 5,873 करोड़ वर्सेस 6,211 करोड़। तो कहीं ना कहीं दबाव डेफिनेटली इस बार रिजल्ट्स पे, उसका असर स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। सुनते हैं मैनेजमेंट का क्या कहना है। 0.34 crores convertible share warrants into equity shares having face value of rupees 10 per share at a premium of rupees 22.54 per share on receipt of additional funding from the promoter group entities. The funding from the promoters will assist in lowering the gearing of the company. I am pleased to share with you that in this quarter, all the plants have recorded improved operational efficiency despite coal shortage. In this quarter, O&M availability of the plants were Mundra 93%, Tiroda 98%, Kawai 87% and Udupi 95%. PLF achieved at these plants were Mundra 71%, Tiroda 69%, Kawai 44% and Udupi 88%. PLF was affected largely by the shortage of domestic coal availability at Kawai plant, lower merchant prices as well as background by customers. The company continued to achieve improved performance in station hit rate and lower auxiliary power consumption throughout the operations. Units sold in this quarter were 14,807 MUs as compared to 16,607 MUs in the corresponding quarter of previous year on account of lower level of operations. I now summarize the financial results for the quarter ended 31st December 16. Income for the third quarter of financial year 17 reduced marginally to rupees 5,873 crores versus rupees 6,211 crores in the corresponding quarter of previous year. EBITDA for third quarter of financial year 17 reduced by 16% to rupees 1,708 crores versus rupees 2,030 crores in the corresponding quarter of previous year. The drop is mainly on account of lower merchant tariffs and prior quarter income है और उसका इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे ऑलरेडी हो चुका है। 10% की गिरावट है। धवल, क्या किया जाए जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक प्राइस है, वो क्या स्टॉक है, वो क्या स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और कहां तक के लेवल्स देखते हैं अदानी पावर पे? देखिए, अदानी पावर में अभी हमने बात की थी मेरे ख्याल से, और 37.4 के अराउंड हमने बात की थी कि अब यहाँ पे जो है एग्जिट कर सकते हो आप। मेरे ख्याल से करंट लेवल पे कोई एग्जिट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। स्टॉप लॉस जो है पोजीशन अगर आप होल्ड कर रहे हो खास करके, तो स्टॉप लॉस आपका जो है 31 पे लगाना चाहिए और होल्ड करना चाहिए पूरी क्वांटिटी। यहाँ पे फ्रेश बाइंग एडवाइजेबल नहीं है। एक बार 3941 का जोन क्रॉस हो जाता है, उसके बाद ही सस्टेनेबल बाइंग आएगा, उसके बाद ही आप जो है ऐड कर सकते हो पोजीशन। चलिए, तो कहीं ना कहीं अब अदानी पावर तो दिन के निचले स्तर पे है, लेकिन बजट पे फोकस है और हम सेक्टर स्कैन रोज बरोज आपके लिए लेकर आते हैं। इनफैक्ट एक सेक्टर ऐसा है जिस पे बजट पे खास तौर पे जो है वो तवज्जो रहने वाली है और उसका इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलेगा, चाहे आप इकॉनमी की बात करें या फिर उससे जुड़ी कंपनी की। वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस समय जो थीम है और जो फोकस है सरकार का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना ही है और बजट पे खासा इस पे फोकस रहने वाला है। इस पे बात करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा और साथ साथ मेरे सहयोगी संदीप इससे मेरे साथ मौजूद है। संदीप, सबसे पहले तो ये बताएं कि ऐलान क्या हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि थ्रस्ट तो है सरकार का डेफिनेटली इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, लेकिन मेजर जो ऐलान है वो क्या कर सकती है सरकार? देखिए, नोटबंदी के बाद थ्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा है जो कि बैकबोन माना जाता है पूरी इंडस्ट्री का, पूरी इकोनॉमी का। तो उस लिहाज से इसके जो मेन कंपोनेंट्स है, आप रोड की बात कीजिए, शिपिंग की बात कीजिए, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक को आप जोड़ सकते हैं। उसको लेकर कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। उसमें निवेश कैसे बढ़ाया जाए और खासतौर पर जो निजी निवेश है उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, उसको लेकर जो ऐलान इस बार देखने को मिल सकते हैं। कारोबार में सुधार के लिए कदमों का ऐलान इस बार सरकार की ओर से देखने को मिल सकता है। और रोड कंस्ट्रक्शन में खासतौर पे अगर आप देखें,
प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन को लेके, किस तरह से जो रफ्तार है प्रोजेक्ट पूरा करने की उसे सुधारा जाए, उसको लेके कुछ जो ऐलान है वो सरकार की ओर से देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बिजनेस फ्रेंडली ऐलान भी हो सकते हैं, जिससे इन कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश निजी कंपनी की ओर से इस पूरे सेक्टर में आए, चाहे वो रोड हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, शिपिंग हो। उस लिहाज से कुछ ऐलान इस बार देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टर फ्रेंडली मॉडल के ऊपर भी काम किया जा रहा है, तो उसका भी ऐलान हो सकता है इस बजट में दिया जाए, उसका एक रोड मैप जारी किया जा सकता है। और पीपीपी मॉडल के तहत सरकार और साथ ही साथ निजी कंपनी को जो तालमेल है उसको बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा सरकार सोच रही है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ऐलान देखने को मिल सकते हैं। तो तालमेल बढ़ाने के लिए कुछ एक जो पेमेंट के तरीके हैं, खासतौर पे टोल प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है जिससे, और उसके साथ साथ जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव किया जा सकता है इंफ्रा कंपनी के लिए, जिससे इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें एक बड़ा सर्ज देखने को मिल सकता है। तो उस लिहाज से इंफ्रा में अगर आप फोकस करके चल रहे हैं तो रोड, शिपिंग और ट्रांसपोर्टेशन या फिर लॉजिस्टिक कंपनी में अगर आप देखें, सबसे पहले रोड में आप देखें यूनिटी इंफ्रा, एमईपी इंफ्रा, जे कुमार, अशोका बिल्डकॉन और एससीसी, जिसमें आप एनसीसी को भी जोड़ सकते हैं। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। शिपिंग में एससीआई, एसआर शिपिंग, मर्केटर, श्रेया शिपिंग, एबीसी शिपयार्ड, कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर आप फोकस करके चलें। शिपिंग से जुड़े हुए या तो फिर वाटरवे से जुड़े हुए बड़े ऐलान इस बार देखने को मिल सकते हैं। और आखिर में ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं तो गति, कॉनकोर, वीआरएल, स्नोमैन, सिकाल जैसी जो कंपनीज है, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए और खासतौर पे व्हीकल्स के लिए फाइनेंसिंग का काम करती है, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे आपकी नज़र जरूर होनी चाहिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जहां पर आपका नजर रहना चाहिए, मुख्यतः रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियों पे, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी कंपनियों पे और शिपिंग इंडस्ट्री पे। लेकिन एक कर्ज जो है, भारी कर्ज इन कंपनियों पे, वो कहीं ना कहीं एक मेजर प्रॉब्लम है संदीप, उससे जूझ रही हैं कंपनियां। तो गोइंग फॉरवर्ड कुछ रिलीफ या फिर कुछ फॉरेन फंडिंग के नियम आसान करने पर भी कुछ बड़े ऐलान एक्सपेक्टेड है क्या बजट? देखिए, ऑलरेडी अगर आप देखें जो नोटबंदी के बाद जिस तरह से कासा रेशो इंप्रूव हुआ है बैंकों का, तो काफ़ी ज़्यादा जो MCLR है उसमें कटौती जरूर देखने को मिल रही है। हाँ, लेकिन इंडस्ट्री ये चाहती है कि जो पेस ऑफ ट्रांसमिशन है बैंकों की ओर से, वो अभी भी देखा जाए तो काफ़ी कम है। इस बार हमने देखा कि काफ़ी स्टीप जो रिडक्शंस हैं वो MCLR में देखने को मिले हैं बैंकों की ओर से। लेकिन अब भी कॉर्पोरेट्स ऐसा मानते हैं कि जो रेट ऑफ फंडिंग है एज़ कम्पेयर टू आप चाइनीज़ कंपनीज देखिए, कोरियन कंपनीज देखिए या जापानीज़ कंपनीज देखिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अब भी काफ़ी हाई है। अगर इनको कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ स्पेशल फंडिंग मिलती है सस्ती दरों पे, या तो फिर MCLR में जो कटौती हुई है उसमें और कटौती की जाए, जो कि ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज मानते हैं कि उसमें गुंजाइश है भी, अगर वो पास ऑन किया जाता है इनके लिए फंडिंग आसान होती है। और ECB का एक जो रूट है उसमें और छूट दी जाती है, जिससे विदेश से सस्ती दरों पर पैसा आ सके, तो वो एक और एक सुधार होगा या तो फिर एक फायदेमंद बात होगी, जिससे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा। एक रिपोर्ट में ये भी पढ़ रहा था कि देखिए, हम बात तो कर रहे हैं कि रोड, शिपिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, इस पे फोकस सरकार का बहुत ज़्यादा है, लेकिन पिछले 2 साल का अगर बैंकिंग डेटा देखें तो शार्प रिडक्शन है जो बैंक्स लेंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, और ये NPAs इश्यूज जो हैं वो कहीं ना कहीं गहरा रहे हैं सेक्टर पे, उसका असर लेंडिंग पे, बैंकों के लेंडिंग पे भी देखने को मिल रहा है। धवल पी वास जी मेरे साथ से मौजूद है। धवल जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ी कंपनियां, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, कोई स्टॉक जो आप ट्रैक कर रहे हो? ज़्यादा स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं, लेकिन कोई स्टॉक जो आपके इस समय रडार पर है? देखिए, मेरे ख्याल से शिपिंग की खास करके बात करें तो जी शिपिंग लुक्स गुड स्टिल एट द करंट लेवल्स ऑफ 400। मेरे ख्याल से उसमें आप जो है बाई इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है। शिपिंग स्पेस में वैसे भी एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा है रिसेंट टाइम में। और इंफ्रा में मेरे ख्याल से एक IRB एक अच्छा एक स्टॉक बन सकता है ऑन डिक्लाइन टू 200 लेवल्स, 195 लेवल्स, जहाँ पे आप फ्रेश बाइंग जो है इनिशिएट कर सकते हो फॉर अ टारगेट नियरली 235। मेरे ख्याल से IRB के ऊपर खास फोकस होना चाहिए आपका। चलिए, और साथ साथ सर ये जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है ये कैसा लग रहा है अभी आपको? देखिए, GST रोल आउट लगभग तय कि वो होगा, समय को लेकर थोड़ी अभी भी दुविधा है, पर ओवरऑल इसका इंपैक्ट लॉजिस्टिक्स सेक्टर पे काफी स्ट्रांगली देखने को मिल सकता है, और अभी तक अंडर परफॉर्म किया है इन शेयर्स पे। क्या बजट से पहले या फिर 1-2 महीने के पर्सपेक्टिव से नजर रखी जा सकती है लॉजिस्टिक्स पे? धवल, सुन पा रहे हैं मुझको आप? हाँ, देखिए लॉजिस्टिक्स स्पेस में अगर कुछ बाइंग करना है तो मेरे ख्याल से गति को एक बूस्ट मिल सकता है। गति कैन बी गुड बाइंग पोजीशन एट द करंट लेवल्स ऑफ 120 विद अ स्टॉप अराउंड 105। GST मेरे ख्याल से रोल आउट होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट डिले होएगा तो भी कहीं ना कहीं ये जो स्पेस है उसमें जो एक ड्राइव डाउन हो गया है, अगर आप देखो बाइंग इंटरेस्ट इज समहाउ ड्राइंग डाउन, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से कॉन्ट्रा व्यू लेके बाइंग करना चाहिए आज नहीं तो कल। ये स्टॉक्स जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे मूव दिखाएंगे अगले कुछ दिनों में। चलिए, नजर रखें, गति, पटेल इंटीग्रेटेड, स्नोमैन जैसे स्टॉक्स पे मूव एक्सपेक्टेड है। देखना होगा
कि यहाँ पर कहाँ तक की चाल देखने को मिलती है। लेकिन एक और सेक्टर पर बात करते हैं। संदीप, आप इससे पूछना चाहूँगा, देखिए फार्मा सेक्टर बहुत मुश्किलों में है, अंडर परफॉर्म कर गया बाजार को, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या, ऐलान क्या हो सकते हैं फार्मा सेक्टर के लिए, कुछ राहत देखने को मिलेगी कंपनी को? बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ सेक्टर है, इस बार आम आदमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा, हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इस सेक्टर की जहाँ तक बात है, देखिए सालाना आवंटन बढ़े तो हर इंडस्ट्री चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे शहरों में हेल्थ केयर में जो निवेश है उसको और लुक्रेटिव बनाया जाए, क्योंकि जो छोटे टाउन्स हैं वहाँ पे इंडस्ट्री मानती है कि अब भी जो निवेश होता है वो काफ़ी कम होता है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग शहरों में जाके अपना जो इलाज है वो करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिलेड सर्विसेज मिलती हैं, और उसके साथ साथ जो ग्रामीण इलाकों में हेल्थ केयर सुविधाएं हैं, जो कि सरकारी अस्पताल हैं, उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिले और कुछ नए अस्पताल भी खुले हैं। हालांकि कुछ शहरी इलाकों में एम्स के जो मॉडल है उसके बेसिस पे और अस्पताल खुलने की मांग तो है ही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में जो चिकित्सा का स्तर है, जो सुविधा है, जो क्वालिटी है, उसमें इंप्रूवमेंट की मांग इंडस्ट्री करके चल रही है। अगर कोई नया हॉस्पिटल खुलता है तो फिलहाल करीब 5 साल की टैक्स छूट मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें, इंडस्ट्री चाहती है कि जो नए अस्पताल खुलते हैं, जो 5 साल की टैक्स छूट का समय सीमा है उसे और भी ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इस सेक्टर में और भी ज़्यादा निवेश देखने को मिले। मेडिक्लेम पॉलिसी पर जो सर्विस चार्ज घटे और उसके साथ साथ जो रीइंबर्समेंट के डिडक्शंस मिलते हैं इनकम टैक्स में, उसकी जो सीमा है 15,000 की, उसको भी और ऊपर बढ़ाए जाने की मांग है, जिससे डिस्पोजेबल इनकम जो है वो ज़्यादा लोगों के हाथ में बचे। एम्बुलेंस की सर्विसेज में सुधार करना चाहिए, उसके लिए रियायतें दे। और R&D खर्च पर, अगर रजत आपको याद हो तो पिछले साल जो इनको R&D के ऊपर टैक्स रिडक्शन मिलता है जो कि 200% था, उसको FY18 से, यानी कि अगले वित्त वर्ष से घटाकर 150% और FY20 से घटाकर 100% कर दिया गया था। इंडस्ट्री चाहती है कि जो FY18 है यहाँ से नहीं बल्कि FY19 या तो फिर FY20 से जो दरें कम की गई थी डिडक्शन की, वो कहीं ना कहीं लागू हो, तो वो समय सीमा बढ़ती हुई दिखे। साथ ही साथ कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं और कुछ मेडिकल डिवाइसेस को इक्विपमेंट होते हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसको भी कम किया जाए, जिससे आम आदमी को भी राहत मिले और इंडस्ट्री में भी जो सर्विसेज हैं उसको इंप्रूव करने के लिए मौका मिले। SEZs में भी पूरी जो कंपनीज है वो ऑपरेट करती हैं, वहाँ पे जो रियायतें हैं उसकी समय सीमा FY20 से बढ़ाकर आगे कर देनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जो कि अपने नए यूनिट्स लगा रही हैं। FY20 के बाद अगर ऑपरेशन शुरू होते हैं तो उनको टैक्स का जो फायदा है वो नहीं मिलेगा, और चूंकि ये टैक्स हॉलीडे के अंदर आती हैं, तो जो मैट की दरें हैं वो इंडस्ट्री चाहती है जो कि 18% के आसपास है, उसमें भी कमी देखने को मिले, ताकि इन कंपनियों का जो मुनाफा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें सुधार देखने को मिले। तो आम आदमी से जुड़े हुए भी काफी बड़े ऐलान इंडस्ट्री सुनना चाहती है, और उसके साथ साथ क्वालिटी और टैक्स से जुड़े हुए जो कुछ इश्यूज हैं उसके बारे में अगर FM एड्रेस करते हैं तो इंडस्ट्री के लिए काफी फायदेमंद होगा। चलिए, टैक्स स्ट्रक्चर सुधर जाए, R&D को बूस्ट मिल जाए, SEZs को बढ़ावा मिल जाए, ये कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर की प्रोमिनेंटली कुछ उम्मीदें हैं जो इस बजट से पूरी होनी जरूरी है। देखते हैं कि वित्त मंत्री क्या इस पर ध्यान देते हैं कि नहीं, लेकिन ऑलरेडी डैमेज फार्मा सेक्टर पे हो चुका है। इम्पैक्ट अब गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे देखते हैं धवल? इस पूरे सेक्टर को बिकवाली बहुत स्ट्रांगली हो चुकी है, लेकिन क्या कोई ऐसा स्टॉक है जो खरीदने लायक है? निचले से आप कुछ रिकवरी देख रहे हैं किसी स्टॉक में? देखिए, मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डी के ऊपर आपका जो है फोकस होना चाहिए, विद स्टॉप अराउंड 2700, उसमें एक कॉन्ट्रा एक बाई जो है बना सकते हैं। बट अभी भी मेरे ख्याल से फार्मा स्पेस को जो आपको टाइम देना पड़ेगा वो काफ़ी बड़ा है, इन द सेंस नियरली 2.5 ईयर्स मिनिमम आपको देना चाहिए अगर कुछ अच्छे रिटर्न चाहिए तो, क्योंकि सन फार्मा जैसे स्टॉक्स भी जो है अच्छे खासे डाउन हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर बजट प्रपोजल्स कम्स इन, बट बेसिकली जो इम्पैक्ट है US FDA की एक्शंस का ऑन आवर इंडियन फार्मा कंपनीज, दैट कैन बी हैव अ मेजर रोल, क्योंकि वही एक कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी जो है हमारे स्टॉक्स में क्रिएट करता रहा है पिछले कुछ महीनों में। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर भी आपका थोड़ा फोकस होना चाहिए। पर स्टॉक्स लाइक सिप्ला, सन फार्मा और डॉक्टर डे कैन बी बाय एट 10 times।